वेलकम अगेन विद्यार्थी मित्रों। 11th क्लास जीव विज्ञान चैप्टर नंबर 4 जंतु जगत के बारे में आज मैं चर्चा करूंगा। विवेकानंद विद्यालय की तरफ से ये चौथे चैप्टर का फर्स्ट वीडियो आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। विद्यार्थी मित्रों, वर्गीकरण के आधार यानी कि वर्गीकरण को किस आधार पर किया जाना चाहिए, कौन से ऐसे आधार हैं, लक्षण हैं जिनके आधार पर सजीवों को एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। तो जंतुओं को उनमें पाए जाने वाले लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूहों में वर्गीकृत किया गया है। लक्षण जैसे कि आपने देखा अभी पिछले चैप्टर में वनस्पति और प्राणी को क्यों अलग किया गया, क्योंकि वनस्पतियाँ प्रकाश संश्लेषण करती हैं, प्राणी नहीं करते, तो वो लक्षण हुआ प्रकाश संश्लेषण वाला। इसी प्रकार से यहाँ पर कुछ लक्षण दिए गए हैं जिनके आधार पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। वर्गीकरण के आधार जो हैं, सबसे पहला आधार है शारीरिक संगठन पर। शारीरिक संगठन के आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं, जैसे कि कोशिकीय स्तर का संगठन। अब जो सजीव केवल एक ही कोशिका के बने हुए हैं उन्हें हम एक कोशी कह के अलग कर देते हैं, लेकिन जब एक कोशिका से अधिक मिल जाती हैं तो उन्हें बहुकोशी कह देते हैं, क्योंकि कोशिकाएं मिलकर के ऊतक बनाती हैं। तो यहाँ पर कोशिकीय स्तर का संगठन देखें तो कोशिकीय स्तर के संगठन में कुछ जीवों में सभी उपापचयी क्रियाएं एक ही कोशिका द्वारा संपन्न कर दी जाती हैं, अर्थात उनका जो स्तर है वो एक कोशीय प्रकार का है। एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम और स्पंज इत्यादि। लेकिन कुछ अन्य सजीव भी हैं जिनमें कोशिकाएं इकट्ठी होकर ऊतक बना लेती हैं, टिश्यू। तो ऊतक स्तर का संगठन है ये। कुछ सजीवों में कोशिकाएं संगठित होकर ऊतक के रूप में कार्य करती हैं, इसे ऊतक स्तरीय संगठन कहते हैं। जैसे सिलेंटेटा, जैसे यहाँ पर एक कोशी सजीव हो गया ये, और जब एक कोशिकाएं बहुत सारी कोशिकाओं में मिल जाती हैं और इकट्ठी होकर के एक ऊतक बना लेती हैं तो ये ऊतक स्तरीय संगठन हो गया। जब कोशिका अकेली काम कर रही है तो एक स्तरीय, और जब मिलके काम कर रही है तो ऊतक स्तरीय। तीसरा स्तर है अंग स्तरीय, यानी जब कई सारे अनेक ऊतक एक साथ मिल जाते हैं तो अंग बनता है, और ऐसे सजीव जिनमें अंग कार्य करते हैं उन्हें अंग स्तरीय स्तर का आयोजन कहा जाता है। एग्जाम्पल प्लेटहेलमिन्थेस, एनलिडा, मोलस्का, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं जिनमें अंग स्तरीय आयोजन पाया जाता है, यानी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। अंग तंत्र स्तरीय, अंग तो बन गए लेकिन कुछ प्राणियों में अंग तंत्र नहीं होता, जैसे कि कुछ प्राणी हैं, एग्जाम्पल सिलिट्रेटा, इसमें अंग तंत्र नहीं पाया जाता। अंग तंत्र स्तरीय संगठन में अनेक जीवों में अंग मिलकर के शारीरिक कार्य करते हैं, अर्थात प्रत्येक तंत्र एक विशिष्ट कार्य करता है, इसे अंग तंत्र स्तरीय संगठन कहते हैं। एग्जाम्पल कशेरुकी जंतु। दूसरा आधार, ये एक आधार हो गया कोशिकीय आधार। दूसरा आधार है परिसंचरण तंत्र का। कुछ सजीवों में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, कुछ में बंद पाया जाता है। तो जिन सजीवों में खुला परिसंचरण पाया जाता है उनमें रुधिर पूरे शरीर में भरा रहता है। खुले परिसंचरण तंत्र की यहाँ पर एक फिगर बनाता हूँ मैं, जिसमें रुधिर आगे आकर के पूरा का पूरा ओपन हो जाता है, ब्लड वस्कुलर सिस्टम पूरा का पूरा ओपन हो जाता है, फैल जाता है, यहाँ पर पूरे में फैल जाएगा, और ऑस्टिया द्वारा, मुखिका द्वारा ये अंदर जाएगा, और यहाँ से इस तरह के वाल्व होगा, ब्लड का फ्लो दोनों तरफ से ऐसे होगा, दोनों धमनियाँ होंगी, सिरा एक भी नहीं होगी। तो एक खुला तंत्र हो गया, यहाँ बीच में खुला हुआ है। लेकिन बंद परिसंचरण तंत्र की बात करें, सारे के सारे अकशेरुकी जंतु ये खुला परिसंचरण तंत्र में आते हैं। अगर बंद प्रकार की बात करें तो बंद परिसंचरण तंत्र में हृदय है ये, और हृदय में एक तरफ से रुधिर आता है, यानी मान लीजिए इधर से आ रहा है तो यहाँ पर वाल्व ऐसे हो गया, और यहाँ से जाने के बाद ब्लड कहीं भी खुला नहीं है बॉडी के अंदर, यहाँ से फ्लो करके ये वापस हृदय में इस तरह के वाल्व द्वारा चला जाता है। तो एक हो जाती है धमनी और एक हो जाती है शिरा, और ये हो जाएगा
हृदय। यह बंद हो गया, पूरा का पूरा बंद सिस्टम के अंदर, बंद पाइपलाइन में चल रहा है। जैसे कि पानी की पाइपलाइन सीधे घर तक पहुँचे तो बंद हो गया, लेकिन अगर पाइपलाइन कहीं टंकी में खुली हो फिर उसमें से पानी जाए तो वो खुला प्रकार का हो गया। इस प्रकार से बंद और खुला तंत्र कहलाता है। कशेरुकी जंतु सारे के सारे बंद परिसंचरण तंत्र के उदाहरण हैं। तीसरा लक्षण है यहाँ पर सममिति। सममिति मतलब किसी भी सजीव को मध्य में से दो भागों में समान रूप से काटें। जैसे कि जब जंतु को किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा से दो बराबर भागों में विभाजित नहीं कर सकते तब इसे असममिति कहते हैं। इसे असममिति कहा जाता है। ऐसे प्राणियों को असममित प्राणी कहा जाता है। असममिति प्राणी में जैसे कि स्पंज। द्विपार्श्व समिति प्राणियों में जब किसी जंतु को एक ही अक्ष से गुजरने वाली रेखा द्वारा दो समरूप भागों में बांटा जा सके तो इसे द्विपार्श्व समिति कहते हैं, तथा ऐसे प्राणियों को द्विपार्श्व समिति प्राणी कहते हैं। द्विपार्श्व समिति वाले प्राणी जैसे कि सभी उच्च कक्षा के प्राणी, मेरुदंडी। अब इनके चित्र के बारे में डिस्कस करेंगे। प्राणियों को द्विपार्श्व समिति कहा जाता है। यहाँ पर अरीय समिति। अरीय समिति का मतलब है कि कोई भी एंगल से काटें। यदि किसी भी गोलाकार वस्तु को कोई भी दिशा से, यहाँ से काटें, यहाँ से काटें या यहाँ से काटें, दो समान भागों में, यहाँ पर ये ध्यान रखना मित्रों, दो समान भागों में, यहाँ भी दो समान भागों वाली बात है, दो समरूप भागों में। ऐसे तो काट ही सकते हैं किसी भी व्यक्ति को, तो समरूप भागों में विभाजित करें तो इसे अरीय सममिति कहा जाता है। एग्जाम्पल सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा। इनके शरीर ऐसे गोलाकार होते हैं तब इन्हें आराम से काटा है। देखो एक चित्र द्वारा बताता हूँ। जैसे ये पेन है, अब इस पेन के अंदर क्लिप लगा है, तो हम दो समान भागों में काटने के लिए केवल यहाँ क्लिप में से काटेंगे तो आधी क्लिप एक तरफ जाएगी, आधी क्लिप एक तरफ जाएगी, तो ये पूरे पेन को हम काट सकते हैं। यानी कि केवल एक ही जगह से दो समान भाग बटेंगे। लेकिन मैंने इसको निकाल दिया, अब ये बिल्कुल गोलाकार हो गया। अब यहाँ कहीं भी कोई भी दिशा से इसको काट सकते हैं, इसलिए ये हो गया अरीय संरचना। इसके अलावा तीसरा लक्षण है द्विकोरिक और त्रिकोरिक संगठन, यानी कि द्विगर्भ स्तरीय और त्रिगर्भ स्तरीय। जिनके शरीर रचना में दो ही गर्भ स्तर होते हैं उन्हें द्विगर्भ स्तरीय, और जिनके शरीर रचना में तीन गर्भ स्तर होते हैं उन्हें त्रिगर्भ स्तरीय कहा जाता है। द्विकोरिक मतलब केवल दो रचनाएं पाई जाएं। देखो यहाँ पर थोड़ा समझा देता हूँ। देखो इस जो हाइड्रा है, इस हाइड्रा को हमने कोई भी दिशा से बांटे, यहाँ 4-5 एंगल दिए तो अरीय संरचना है। यहाँ पर केकड़ा है। हमारे मनुष्य की बात करें तो बीच में से केवल एक ही जगह से काट सकते हैं, नाक के पास से, जहाँ से एक आँख, एक हाथ, एक पैर एक तरफ बढ़ जाएगा, दूसरे तरफ। ये हो गया द्विपार्श्व संरचना, दो जगह से बांटने वाला, और ये हो गया अरीय संरचना। लेकिन कुछ सजीव इस तरह के होते हैं टेढ़े, स्पंज। इनको न यहाँ से काट सकते न यहाँ से काट सकते, कोई भी दिशा से नहीं काट सकते, इसलिए ऐसी रचना असमरचना कहलाती है। अब यह द्विकोरिक और त्रिकोरिक की बात करें तो द्विकोरिक विकास के दौरान दो जनन स्तर बनते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये बने हुए हैं, ये दो गर्भ स्तर हैं। यहाँ पर केवल ये द्विकोरिक है, एक बाहर का स्तर कोषों से बना हुआ है, यहाँ पर ये इतना, और एक अंदर स्तर बना हुआ है। केवल दो ही स्तर है इसके अंदर, तो ये द्विकोरिक है। बीच में कोशिकाएं नहीं है, खाली जगह पड़ी, मीजोग्लिया पड़ा है, इसलिए ये द्विकोरिक है। और एग्जाम्पल है पोरीफेरा सेंट्रेटा। त्रिकोरिक रचना में 3 कोर बन जाती हैं, एक यहाँ तक ये रचना, दूसरी ये रचना, और तीसरी ये। इस तरह से तीन गर्भ स्तर हो गए, एक ये ब्लैक, फिर रेड, फिर अंदर वाला, 3 गर्भ स्तर बन गए। यानी कोई भी प्राणी के शरीर में 3 गर्भ स्तरों का बनना त्रिकोरिक रचना कहलाता है। एग्जाम्पल, त्रिकोरिक रचना में प्लेटहेलमिन्थेस, एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। कॉर्डेटा मतलब बाकी के आगे के सारे जितने भी जंतु प्राणी दिखते हैं आपको, वो सभी।
दूसरी संगठन स्तर की बात करें तो इनमें सीलोम की बात करें तो प्रगुहा सीलोम यानी गुहा का पाया जाना। अब देखो यहाँ पर हमने देखा यह कोई गुहा नहीं पाई जा रही है, केवल बीच में पाई जा रही, बस यहाँ एक गुहा नहीं पाई जा रही, इसलिए ये अगुही प्राणी हैं, प्रगुही या सीलोमेट। ऐसे जंतु जिनमें देहगुहा मीजोडर्म से आश्रित होती है तो ऐसे प्राणियों को प्रगुही या सीलोमेट कहते हैं, जिनके अंदर गुहा पाई जाती है, यानी जिनके अंदर गुहा बिल्कुल नहीं पाई जाती, केविटी नहीं पाई जाती बिल्कुल। ऐसे सजीव प्रगुही या अगुही कहलाते हैं। ऐसे प्राणी जिनमें जैसे पृथुकृमि हैं, चपटेकृमि, कूटगुही जिनके अंदर कूट गुहा पाई जाती है, यानी गुहा तो होती है लेकिन कैसी होती है, झूठी गुहा। अभी आपको दिखाते हैं हम, ये झूठी गुहा है, यहाँ पर कूटगुही की, ये कूट गुहा है, ये कूट गुहा है यहाँ पर, यानी छोटी छोटी बन जाती हैं ऐसे टूटने के बाद, इसलिए कूट गुहा मतलब झूठी गुहा। वे जंतु जिनमें देह गुहा मीजोडर्म से आश्रित नहीं होती, ऐसे जंतुओं को कूटगुही प्राणी कहते हैं। इन जंतुओं को मिथ्या देहगुही भी कहते हैं। एग्जाम्पल है सूत्रकृमि। इनमें यहाँ पर जो सभी उच्च कक्षा के प्राणी हैं सीलोमेट, जिनमें गुहा पाई जाती है, उनमें उच्च कक्षा के सभी प्राणी, और एसीलोमेट जिनमें सीलोम नहीं पाई जाती, जिनमें बिल्कुल सीलोम नहीं पाई जाती, ऐसे प्राणी भ्रूण विकास के दौरान कुछ जंतुओं में एक्टोडर्म और एंडोडर्म दोनों अलग अलग होती हैं, और मीजोडर्म में पूरा भरी हुई कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें एसीलोमेट कहते हैं, जैसे कि पृथुकृमि। इसके बाद में इन सजीवों में खंडी भवन के बारे में बात करते हैं। खंडी भवन अर्थात शरीर खंडों में बटा होना। अगर खंडों में बटा हुआ है तो खंडी भवन दो प्रकार का होता है। एक सतहीय खंडी भवन, इस प्रकार के खंडी भवन में जंतु केवल बाहर से खंड दिखता है लेकिन अंदर विभाजन नहीं होता, इसे सतहीय खंडी भवन कहते हैं। और ऐसे प्राणी, जैसे एग्जाम्पल दिया सिलेंटेटा, ऐसे प्राणी जिनमें वास्तविक खंडी भवन पाया जाता है, इस प्राणियों को खंडी भवन में न केवल बाहर की तरफ से बल्कि अंदर की तरफ से भी खंड दिखाई देते हैं, जैसे एनेलिडा, केचुआ। अब दूसरी बात करें पृष्ठरज्जु की, तो इन प्राणियों में पृष्ठरज्जु उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर भी दो भागों में बांटा गया है, एक नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा। ऐसे जंतु जिनमें पृष्ठरज्जु उपस्थित नहीं होती, एग्जाम्पल अपृष्ठवंशी, और ऐसे प्राणी जिनमें पृष्ठरज्जु पाई जाती है, ऐसे जंतुओं को कॉर्डेटा कहा जाता है। पृष्ठरज्जु मतलब बैकबोन के अंदर हमारी पीठ में जैसी रचना पाई जाती है, वो रचना जिन प्राणियों में नहीं पाई जाती उन्हें अपृष्ठवंशी प्राणी कहा जाता है। इसकी रचना यहाँ पर वर्गीकरण के बारे में देखें तो यहाँ दिया है, इस चित्र को आपको कंप्लीट करना है, बुक में है तुम्हारी में। संगठन के स्तर, सममिति, प्रगुहा और संघ के आधार पर इस चार्ट दिया है पूरा हुआ। इस चार्ट को पूरा कंप्लीट बुक में से बना करके होमवर्क में करना है। थैंक यू मित्रों।